अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई संतोष कुमार। लाइव इंटरव्यू सीरीज विद संतोष कुमार के साथ हम आज एक नए गेस्ट के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि मैं हर रोज अपने लाइव इंटरव्यू सीरीज के साथ नए नए गेस्ट के साथ हाजिर होता हूं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद अली सोज, जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। सर जो टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और उसके साथ शायर भी हैं, पोइट्री से इनको लगाव है, राइटर भी हैं। तो ज़्यादा कुछ इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर, कैसी है तबीयत? ठीक है सर? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप कैसे हैं? सर दुआएं आपकी। जी सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ हमारे नाज़रीन, हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, वो अपना तारुफ कराएं कि हम आपको अच्छी तरीके से जान पाएँ। जी सर। मेरा तारुफ दरअसल यूँ है कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो अदब से है, उर्दू अदब से। मैं शायरी करता हूँ सही। 98 से। तकरीबन 20 साल से ज़ायद अरसा हो गया है। और कराची में शायरी के हवाले से एक मोतबर नाम भी है। शायरी के साथ साथ मैं शोबा दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता हूँ। फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज बेस फैसल में उर्दू लेक्चरार भी हूँ मैं। इसके अलावा सही। मैंने कई रिसाले भी निकाले हैं मुख्तलिफ़ अखबारात में। अदबी सफ़े का इंचार्ज भी रहा हूँ मैं। और मुख्तलिफ़ नौइयत के मैंने काम किए हैं। जी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में बताएं, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं। तो कब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद लिखना कब से शुरू किया और शायरी में कब से कदम रखा? जी सर। मैंने जो है मैट्रिक किया था यही कराची से, एक स्कूल से। तो 9 क्लास में जब मैं था तो मुझे शायरी का शौक़ हुआ। दरअसल उस दौर में जो है पुराने गाने, मैं जब रास्ते में जाता था अपने दोस्त के साथ तो पुराने गाने बजते थे। अनवर रफ़ी के गाने आते थे। उसमें उस गाने की ख़ास बात यह थी कि जो हमारे पुराने पाकिस्तानी गाने हैं उस गाने को वो ट्रेजेडी की सही। सूरत में पेश करते थे। तो मेरे जहन में ये ख़्याल आया वाह। कि अगर अनवर रफ़ी साहब लिखते हैं, ट्रेजेडी कर सकते हैं, तो मैं भी कोशिश करूं कि मैं भी किसी गाने को ट्रेजेडी बनाऊं। तो शुरुआत तो मेरी यहाँ से हुई थी। उसके बाद से सही। फिर मैंने बाकायदा गज़लें, नज़में, हमद, नात, मनक़बत और अदब की बहुत सारी सिनफ़ों पे काम किया है। तो 98 से मैं शायरी कर रहा हूँ। तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। जी। ग्रेट, ग्रेट। तो जैसे कि हर इंसान का सर बचपन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो आप अपने बचपन के बारे में बताएं, आपका बचपन कैसे गुजरा? दरअसल जिस तरह हर बच्चे का बचपन जो है वो कहते हैं ना कि उड़ने दो परिंदे को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के वाह। ज़माने नहीं आते। तो बचपन का ज़माना तो वो होता है कि जो आदमी हमेशा याद करता है। फारिगुल वाली का दौर होता है, ना कोई टेंशन होती है। तो दूसरे बच्चों की तरह मेरा बचपन भी ऐसे ही गुजरा, बहुत ही अच्छा गुजरा। कोई मसरूफियात नहीं थी, ना कोई जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी नहीं थी। तो अच्छा गुजरा सही। बचपन। जी। जबरदस्त। तो आपका यानी कि सबसे पहले आपको बनना क्या था? हर इंसान का बचपन में ये ड्रीम होता है, तो आपको क्या बनना था और बाद में आप क्या बने? जी। दरअसल मुझे शुरू से ही जो है ना उर्दू अदब पे ही काम करने का शौक़ था और उर्दू का प्रोफेसर बनने का शौक़ था। तो प्रोफेसर तो अभी बनने में मुझे टाइम है। दरअसल अल्लाह पाक ने जो है मुझे, अल्लाह का लाख ख़ास करम है कि मैं लेक्चरार बन गया हूँ। शुरुआत तो मैंने स्कूल से की थी पढ़ाना। तकरीबन सन 2000 से मैंने टीचिंग शुरू की सही। है। तो 16-17 साल मैंने स्कूल में पढ़ा है। फिर अभी कॉलेज में पढ़ाते हुए तकरीबन 3 साल हो रहे मुझे। तो इंशाल्लाह अभी मज़ीद आगे पढ़ाता रहूँगा। तो वो जो मेरा ख्वाब है प्रोफेसर बनने का, वो इंशाल्लाह अब बहुत नज़दीक है, मैं सही। पूरा हो जाएगा। और आगे इरादा है कि मैं उर्दू में पीएचडी भी कर लूँ। अभी तो मैंने मास्टर किया है उर्दू में, तो पीएचडी करने का शौक़ है, इंशाल्लाह वो भी करूँगा मैं। जी। तो सबसे पहले आपने शायरी में किस सिंफ पे लिखना शुरू किया? देखिए, शायरी में वैसे तो तमाम सिंध जो है ना बहुत ही मोतबर है, लेकिन चूंकि मौजूदा का दौर है, किसी दौर में नज़्म पे ज़्यादा काम होता रहा है, लेकिन आज का जो दौर है वो गज़ल का दौर है।
تو میں نے بھی غزل پہ ہی کام کیا ہے. دراصل غزل لکھنا ویسے تو مشکل ہے، لیکن شاعروں کے لیے غزل لکھنا زیادہ آسان ہے کہ اس میں ہم کسی خیال کے پابند نہیں ہوتے. نظم میں ہم جو ایک عنوان دیتے ہیں نا، اس عنوان کے پابند ہوتے ہیں. غزل میں ہمارے ذہن میں جو بھی شعر آئے، پابندی صرف ردیف اور قافیے کی ہوتی ہے اور بحر کی ہوتی ہے. اسی کو لیتے ہوئے ہماری سوچ لامحدود صحیح. ہوتی ہے. ہم اس میں مختلف قسم کے اشعار پیش کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے غزل لکھنا زیادہ آسان کام ہے. ویسے بعض لوگ تو کہتے ہیں غزل مشکل ہے، لیکن مجھے غزل ہی آسان لگتی ہے. تو میں بنیادی طور پہ غزل کا ہی شاعر ہوں. نظمیں لکھی ہیں، کم لکھی ہیں، لیکن غزلیں زیادہ لکھی ہیں میں نے. غزل پہ ہی میرا کام ہے. جی تو جی میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی غزل ہمیں سنائیں. جی آپ کو ایک تازہ غزل سنا رہا ہوں میں. سانپ ہوں نا جی جی. اس لیے ڈستا ہوں میں، سانپ ہوں نا اس لیے ڈستا ہوں میں، اور آج کے انسان سے اچھا ہوں میں. اور آ گیا ہوں واہ. دام میں ہر ایک کے، آ گیا ہوں دام میں ہر ایک کے، کس قدر بازار میں سستا ہوں میں. اور یہ شعر میں توجہ چاہوں گا. بن گئی دلہن کسی جی کی جی تو بالکل. مگر، بن گئی دلہن کسی کی تو مگر، تیرے دل میں آج بھی بستا ہوں میں. اور تیری چاہت میں ہوا ہے حال یہ، تیری چاہت میں ہوا ہے حال یہ، بے سبب روتا کبھی ہنستا ہوں میں. اور ہوں بروں کے واسطے واہ. میں بھی برا، ہوں بروں کے واسطے میں بھی برا، یہ نہ سمجھو کہ بہت اچھا ہوں میں. اور آج بھی پہنا ہے میں نے وہ لباس، جس کو پہنوں تو تجھے جچتا ہوں میں. اور آخری شعر ہے کہ سوز جو رکھتا ہے جی جیسا جی. بھی گماں، سوز جو رکھتا ہے جیسا بھی گماں، اس کی نظروں میں تو بس ویسا ہوں میں. جی واہ 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 سر، واہ 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 سر، زبردست زبردست سر، خوبصورت سر. آپ سے تو اور غزلیں سننی چاہیے سر. اور ایک غزل سنائیں، اس کے بعد ہم یعنی کہ جی بالکل. آپ کو ایک غزل سناتا ہوں میں. وہ دراصل میری ویسے تو ایک شاعر کو اپنا ہر کلام ہی اچھا لگتا ہے، لیکن اس غزل کی خاص بات یہ ہے کہ جی جی تقریباً بالکل رائٹ. ایک دو شعر ایسے ہیں جو ہر کوئی پسند کرتا ہے. جس طرح سوچتا تھا میں واہ واہ بالکل سر بے ویسا شک. نہیں ہوتا، جس طرح سوچتا تھا میں ویسا نہیں ہوا، اور گرچہ ہمارے شہر میں کیا کیا نہیں ہوا. مجنوں کو راس آ گئی صحرا کی زندگی، لیلا کے حق میں گرچہ یہ اچھا نہیں ہوا. اور فاقہ زدہ کے بچوں نے پوچھا یہ باپ سے، کوئی خدا کو آج بھی پیارا نہیں ہوا. اور یہ شعر میں توجہ چاہوں گا جو حاصل غزل شعر ہے. اس رات بھوکے سو جی گئے جی. بچے یتیم کے، اس رات بھوکے سو گئے بچے یتیم کے، جس رات ماں کے جسم کا سودا نہیں ہوا. اور شاید اسی لیے ہیں محلے میں نیک نام، کیونکہ ہمارے پیار کا چرچا نہیں ہوا. اور اس کے تو سارے خواب ہی تعبیر پا چکے، میرا تو کوئی خواب بھی سچا نہیں ہوا. اور ایک لا علاج زخم سے گھائل تھا سوز وہ، بستر پہ مر گیا مگر اچھا نہیں ہوا. بہت شکریہ. واہ سر واہ، ماشاء اللہ، زبردست زبردست. جی تو سر جی یعنی کہ آپ نے کبھی انقلاب پہ لکھا آپ نے کوئی انقلابی غزل کوئی لکھی ہے؟ دراصل میرا رجحان جو ہے انقلابی نہیں ہے. شاعر جو ہے وہ لکھتا نہیں ہے، اس کا اپنا جو مزاج ہوتا ہے نا وہ وہی لکھتا ہے. کبھی وہ فرمائشی کوئی کلام نہیں لکھتا صحیح. ہے. تو میرا چونکہ رجحان انقلاب کی طرح لکھنا ہے رائٹ. نہیں، تو اس لیے میری غزل جو ہے وہ زیادہ تر عشق مجازی پہ مشتمل ہے. انشاءاللہ اگر ایسا ذہن بنا تو لکھوں گا میں. تو یعنی لیکن جدید شاعری ہے میرے پاس، جدید دور کے بالکل کلام ہیں. بالکل. جی جی
इनकलाब पे लिखें, बहुत अच्छी बात है। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल तो लिखूंगा। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि मेरा ये सवाल है कि आप यानी इंस्पायर किस पॉइंट से हुए हैं, यानी जब भी कोई हम काम करते हैं तो उस पर इंस्पायरिंग किसका यानी असर होता है हमें, तो आप किस शायर से ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं? दरअसल मेरी शायरी जो है शुरू करने की वजूहात परवीन शाकिर है। मैंने स्कूल के वाह ज़माने में वाह। परवीन शाकिर के कुछ शेर पढ़े थे। जब शौक़ बढ़ा तो पूरी किताब खुशबू पढ़ी, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। समझ ले कि मुझे शेरी दुनिया में लाने वाली परवीन ही है। उससे मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने शेरी दुनिया में कदम रखा। परवीन फिर शाकिर। इसके बाद मज़ीद जो शोरा जो मुझे अच्छे लगे उनमें अहमद फराज है, नासिर काज़मी है, और बहुत बेहतरीन लिखने वाह वाला शायर मोहसिन वाह नकवी। वाह। ये मेरे बहुत बेहतरीन शायरों में हैं, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मोहसिन पसंद नकवी, करता हूँ। यूर। मोहसिन नकवी बहुत ही उम्दा कलाम कहते हैं। ये पसंदीदा शोरा में है मेरे। बिल्कुल जी बिल्कुल ज़बरदस्त। वो जैसे कि शायरी अगर हम सुनते हैं तो हमें भी याद आ जाती है। तो वो अहमद फराज का एक शेर है ना, मेरा उस शहर अदावत में बसे राह फराज, मेरा वाह। उस शहर अदावत में बसे राह फराज, जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा चाहते हैं। लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। तो सर मैं चाहूंगा कि आप यानी कि अगर आप परवीन शाकिर से इंस्पायर हैं तो कोई उन्हीं की कोई एक अच्छी सी गजल आप सुना दें हमें। जी परवीन शाकिर की तो वैसे सारी ही गज़लें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन एक गज़ल ऐसी है जो मैं अक्सर अपने क्लास में भी बच्चों को सुनाता हूँ। सही है। वो ये है कि राइट। सही। हाँ थोड़ा सा अभी जहन से निकल रहा पहला मिसरा उसका। कमाले ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, हम्म। कमाले ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से दुल्हन तेरी सजाऊंगी, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरे को लौट जाऊंगी, बदन के कर्ब को वो भी समझ ना पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी आंखों में मुस्कुराऊंगी, अब उसका फन तो किसी और से हुआ मंसूब, मैं किसकी नज्म अकेले में गुनगुनाऊंगी। और आखिरी शेर है कि जवाज ढूंढ रहा था नई ओ, मोहब्बत का, जवाज ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था मैं उसको भूल जाऊंगी। जी परवीन जबरदस्त पर, जबरदस्त सर, जबरदस्त। परवीन शाकिर आमतौर पे तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करती है। सिर्फ एक ही शेर में उसने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, वैसे वो नहीं करती है। लोग पूछे जो तेरा नाम व नसब ए अच्छा। परवीन, सही, जबरदस्त। लोग पूछे जो तेरा नाम व नसब ए परवीन, वक्त ऐसा है कि बेहतर है तकैया कर लें। बस इसी एक शेर में उसने तखल्लुस इस्तेमाल किया है। वाह। जी सही। तो सर जैसे कि आप प्रोफेसर टीचर हैं तो टीचर पे मैं आऊँगा कि टीचर का यानी कि आजकल जो मुआशरे में रिस्पेक्ट जो है वो कुछ कम हो गई है, तो वो क्यों हुई है और क्या वजह है, क्या रीज़न है? दरअसल इसकी कोई एक वजूहात नहीं है। यह ट्राइंगल ट्राइंगल में हम तीन लोग शामिल हैं, एक टीचर खुद, दूसरा स्टूडेंट, और तीसरा तालिब इल्म। तीनों का कसूर है अपनी जगह पे। सही है। हम किसी एक को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। सही। अब टीचर के हवाले से बात करें तो पुराने वक्तों में जो टीचर हुआ करते थे, तो उस दौर में जो टीचर थे हम्म। तो वहाँ पे उस टीचर की ख़ास बात ये होती थी कि एक तो वो टीचर क्वालिफाइड तो आज के भी टीचर हैं, उस दौर में भी हुआ करते थे। सही है। तो हम्म। आज का टीचर क्वालिफाइड तो है, सही। लेकिन ये है कि वो अब अपने काम से सिंसियर नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिंसियर हैं, तो राइट। ये तो एक टीचर की गलती है। दूसरी गलती स्टूडेंट की ये है कि वो टीचर को जो है पहले के दौर में टीचर से वो इतना खौफ खाते थे कि गली में देखकर वो रास्ता बदल लिया करते थे। एक वाज़ेह मिसाल दे रहा हूँ। और आज के दौर में कि टीचर बिल्कुल। को देखते हैं कि वो किसी गली से जा रहा तो वो बच्चा जानबूझकर उसी गली में आता है।
کہ اگر टीचर ने पूछ लिया कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तो बच्चा फौरन कहता कि आप क्या कर रहे हैं। पहले हिम्मत नहीं होती थी बच्चे को पूछने की। तो ये बच्चे की गलती है कि उसको इतनी ज़रूरत मिली कि वो टीचर से इस तरह की बात करे। और घर वालों के का कसूर ये है कि वो बच्चों को सारी की सारी जिम्मेदारी टीचर पे डाल देते हैं। हालांकि बच्चा हमारे पास 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे होता है, बाकी तकरीबन ज़्यादा वक्त घर पे गुजारता है, तो उसकी तरबियत ज़्यादा बेहतर घर में हो सकती है। हम तो यहाँ तालीम दे सकते हैं, पूरी तरबियत नहीं कर सकते। तरबियत माँ बाप ही कर सकते हैं जहाँ वो ज़्यादा वक्त गुजारता सही। है, दोस्त कर सकते हैं जिनके साथ वो ज़्यादा रहता है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है वो ये देखें कि राइट। बच्चे का दोस्त कैसा है, दोस्त से बच्चे की शनाख्त होती है कि वो बच्चा अब किस मिजाज का है, ये उसके दोस्त से शनाख्त होती है। तो ये है कि ट्राइंगल तीनों का कसूर है अपनी अपनी जगह पे। सही है जी। राइट। जी तो हम अब वो कौन सा प्रोसीजर यानी कि कौन सा तरीकेकार स्टार्ट करें जैसे कि वो पहले वाली रिस्पेक्ट वही कायम रहे। अब देखिए इसका भी वही मामला है कि अगर गलती 3 तरफ से है तो इसका सुधार भी 3 तरफ से ही होना चाहिए। सही है, इसमें टीचर को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। राइट। वो समझे कि टीचर जो है वो रूहानी बाप होता है, वो अपने बच्चे को तरबियत दे रहा, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। सही है, वो सिंसियर हो। और आज तो नेट का दौर है, अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मैं भी पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें नेट से निकालता हूँ, नेट से मैं काफ़ी हद तक मदद लेता हूँ। अब मैं अगर मीर तकी मीर को पढ़ाता हूँ तो मीर तकी मीर राइट। की तस्वीरें, उनकी किताबें, उनका पूरा तारुफ, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना मैं नेट से निकाल रहा हूँ। तो मेहनत करनी चाहिए, वालदेन जो है वो बच्चों पे तवज्जो दें। वो एक जुमला है ना कि वालदेन बच्चे को सोने का निवाला खिलाएं लेकिन देखें शेर की निगाह से। तो ये अमल होना चाहिए वालदेन का। और बच्चे को भी स- सिंसियर होना चाहिए। सही। आज के दौर में भी देखें क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो जो बहुत अच्छा पढ़ता, एक जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, हम्म। तीसरा जो दोनों के दरमियान होता है। तो जो अच्छा पढ़ने वाला होता है उसको जैसा भी टीचर मिले वो पढ़ लेता है, ना पढ़ने वाला हो उसको आप अच्छा से अच्छा भी टीचर लाएं वो नहीं पढ़ेगा। तो ये सुधार भी 3 तरीके से होना चाहिए, तीनों को अपनी राइट। जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तब हम एक मस्बत तब्दीली देखेंगे। जी जबरदस्त सर। तो आपको इतना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ टीचिंग में, और टीचिंग में आपने क्या क्या सीखा यानी कि जैसे कि काफी बच्चों को, और बच्चा एक वाहिद वही होता है, उनको संभालना, उनको यानी लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल टीचिंग करते हुए तकरीबन 20 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है मुझे। सन 2000 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो अब तो मुझे काफ़ी जो है तजर्बा भी है इस फील्ड में 20 साल से ज़ायद का पढ़ाते हुए। तो दूसरा सवाल आपका क्या था कि बच्चा, दोबारा अपना सवाल दोहराएं। बच्चा, हाँ, बच्चे को लर्न करना, उसको टीच करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम यानी कैसे उसको टीच करें कि जिस तरह से हम चाहें वो पढ़ सके। देखिए सबसे असल चीज़ है ना बच्चे के मेयार पे उतरना। अगर मैं पीएचडी हूँ तो जाहिर सी बात मेरा लेवल बहुत ज़्यादा है। हम्म।
شاید انہوں کا نیٹ کا ایشو ہے، ویٹنگ کر رہے ہیں ہم.